हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर संतोष। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आई प्रैक्टिस एट लंग केयर प्लस क्लिनिक, मालवीय नगर, दिल्ली। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के बारे में, जिसे कि आम बोलचाल में कहा गया है फेफड़ा सिकुड़ने की बीमारी। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इंटरस्टिशियम जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लंग्स में, जो कि डिफ्यूजन बैरियर भी बनाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगर इंटरस्टिशियम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाए तो इसे आईएलडी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की बीमारी कहते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से शरीर में यानी ब्लड में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत का एहसास होने लग जाता है, और ये बीमारी प्रोग्रेसिव होने की वजह से दिक्कत आगे बढ़ती जाती है। तो हम अगर बात करें आईएलडी के प्रकार के बारे में, तो मोर देन 300 टाइप्स की आईएलडीज जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से हम इसे मोटा मोटी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो होती है इडियोपैथिक आईएलडीज। इडियोपैथिक यानी कि जिसके कारण का पता ना चल पाए, ऐसी आईएलडीज को रखा गया है इडियोपैथिक की श्रेणी में। दूसरी आईएलडीज वो हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के सेकेंडरी होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, सोग्रेन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा। इस प्रकार की बीमारियों की वजह से जो लंग्स में आईएलडी का जो होती हैं बीमारियां, उन्हें सीटीडी आईएलडी या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड आईएलडीज की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरी प्रकार की आईएलडीज होती है जिसमें कोई ना कोई एक्सपोजर रहा होता है पेशेंट को, एक्सपोजर टू डस्ट या सिलिका डस्ट, कोल डस्ट या फिर एस्बेस्टोस। तो इन्हें एक्सपोजर रिलेटेड आईएलडीज या फिर ऑक्यूपेशनल आईएलडीज की कैटेगरी में रखा गया है। और एक और जो कैटेगरी है आईएलडीज की वो है ड्रग इंड्यूस्ड आईएलडीज, जो कि ड्रग्स की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से आईएलडीज को हो सकती है। उसी प्रकार से एक और जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो होती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जिसमें कि एक्सपोजर होता है पेट्स यानी बर्ड्स। कई लोग अपने घर में बर्ड्स या पेट्स रखते हैं, या फिर कई लोगों के घरों की विसिनिटी में पिजन्स या कबूतर काफी ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से बर्ड ड्रॉपिंग्स या फिर उनके जो फेदर्स के जो प्रोटीन होते हैं उसकी वजह से लंग्स में जो एक एलर्जिक रिएक्शन टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, और जो आईएलडी का पिक्चर दे सकती है, जिसको कि कहा गया है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ना केवल पेट से या एनिमल से या फिर बर्ड से, बल्कि और भी इसके काफी सारे कारण हैं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के, जिसमें कि फार्मर्स लंग यानी कि चारा, मवेशी और शुगर केन डस्ट, और ये सारी चीजों को भी इसमें क्लासिफाई किया गया है। काफी वास्ट कैटेगरी ये भी है। तो आईएलडीज के टाइप्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है। जब हमारे पास पेशेंट आईएलडीज का आता है तो बेसिकली उसकी जो परेशानियां होती है वो ये होती है कि उनको ड्राई कॉफ रहता है, यानी सूखी खांसी, जो कि लंबे समय से होती है, या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, जिसको कहते हैं हम एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस, यानी कि वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, तो अगर जो पेशेंट्स हमारे हैं जिनको कि सीटीडी से रिलेटेड आईएलडी होती है, यानी कि अगर स्क्लेरोडर्मा या एसएलई या आर्थराइटिस की बात करें, तो उनमें इन बीमारियों से रिलेटेड भी उनको सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन्स होना, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, यानी स्किन थिकनिंग होना, या फिर स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी नीलापन हो जाना ठंडे पानी से एक्सपोजर के बाद, या फिर ओरल अल्सर्स हो जाना, या फिर आंखों में कुछ चेंजेस होना या सूखापन होना। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यानी सेकेंडरी डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईएलडीज को डायग्नोस कैसे किया जाए। तो डायग्नोसिस के लिए बेसिकली तीन मेन पॉइंटर्स हैं। पहला होता है क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट से हम डिटेल में उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, किस प्रकार की खांसी है, किस प्रकार की सांस में दिक्कत है, और एसोसिएटेड क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, या फिर स्किन की थिकनिंग, या फिर टेंसनिंग। ये सारे सिम्टम्स हम मरीज से पूछते हैं। और क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन।
क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि ऑब्वियस जो फीचर्स हैं वो होंगे आपके क्लबिंग में बेसिकली नेल्स का मुड़ जाना या नेल बेड का थिकंड हो जाना, ये कुछ आईएलडीज में देखने को मिलता है। उसके अलावा हम जॉइंट्स की स्वेलिंग या फिर इस प्रकार के फीचर्स देख सकते हैं, आईज को टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स होने के बाद हम पेशेंट को आपका डॉक्टर स्टेथोस्कोप से एग्जामिन कर सकते हैं, जिसमें कि एक स्पेसिफिक या फिर कुछ विशेष प्रकार की साउंड्स, लंग साउंड सुनाई दे सकती हैं, जिनको क्रेपिटेशंस कहते हैं, जिसके बेस पर डायग्नोसिस को पुख्ता किया जा सकता है। जो तीसरा मेन पॉइंटर है डायग्नोसिस के लिए वो है लैब इन्वेस्टिगेशंस। तो अब इन्वेस्टिगेशंस में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, आर्टीरियल ब्लड गैस, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा देखने के लिए, और चेस्ट एक्सरे, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है आईएलडी के डायग्नोसिस के लिए वो हो सकता है एचआरसीटी चेस्ट, यानी कि लंग्स का हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन। तो इन बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जा सकता है, और ना केवल डायग्नोसिस बल्कि इससे हमें कई बार टाइप ऑफ आईएलडी का भी पता चल जाता है। लेकिन कई केसेस में टाइप ऑफ आईएलडी इतने टेस्ट पे नहीं पता चल पाता है, तो इन केसेस में लंग बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। तो लंग बायोप्सी दो प्रकार से करी जा सकती है। एक तो है बाय ब्रोंकोस्कोपी, जो कि दूरबीन की जांच के द्वारा हम लंग्स में से जाके थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसका एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है सर्जिकल लंग बायोप्सी के द्वारा, जिससे कि हम सर्जिकल लंग बायोप्सी से करके और टाइप ऑफ आईएलडी का पता लगा पाते हैं। इतनी सब बातें होने के बाद हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ आईएलडी के बारे में। तो ट्रीटमेंट ऑफ आईएलडी में बेसिकली दो मुख्य तरीके से हम ट्रीटमेंट को डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा हो सकता है फार्माकोथेरेपी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जैसा कि हर बीमारी में, क्रॉनिक इलनेस में होता है, पहला होगा स्मोकिंग और सिगरेट को एकदम क्विट करना, दूसरा होगा अल्कोहल का सीजेशन, तीसरा होगा डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एक हेल्दी डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और एनुअल वैक्सीनेशन विद फ्लू, और आपका निमोनिया के वैक्सीनेशन जब भी ड्यू है तो आप जरूर लगवाएं। इस प्रकार से निमोनिया और फ्लू के होने के, सिवियरिटी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस एक सेक्शन हो गया ट्रीटमेंट का। दूसरा पार्ट होता है फार्माकोथेरेपी। तो आईएलडी से रिलेटेड जो फार्माकोथेरेपी है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया स्टेरॉइड, सेकंड हो गया इम्यूनोसप्रेसेंट, और तीसरा हो गया एंटीफाइब्रोटिक मेडिकेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलग अलग आईएलडीज में अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। कुछ आईएलडीज स्टेरॉइड से बहुत अच्छा रिस्पांस करती हैं, और कुछ आईएलडीज स्टेरॉइड से अब ये प्रूवन है कि रिस्पांस नहीं करती, तो उनमें हम एंटीफाइब्रोटिक्स देते हैं। और अभी एंटीफाइब्रोटिक्स में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है परफेनाडोन और दूसरा है निंटेडानिब। निंटेडानिब और परफेनाडोन अभी हमने पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस में भी देखा है कि काफी यूज किया गया। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट का अच्छा रोल देखा गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स में, एसएलई के पेशेंट्स में, या फिर सोग्रेन सिंड्रोम के जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं उनमें भी काफी अच्छा रोल देखा गया है। स्टेरॉइड से रिस्पॉन्सिव आईएलडीज में हम देखें तो यही सारे आईएलडीज प्लस हमारा जो सार्कोइडोसिस है वो स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव होता है। बट देन स्टेरॉइड को हम लंबे समय तक दे नहीं सकते, क्योंकि उनसे कई साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, जिस प्रकार एक डायबिटीज मेलाइटस, एक स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस भी एक प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशन है। तो हम ऐसे केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट पे स्विच करते हैं। तो बेसिकली ये सारी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज के लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। और हम एक और चीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आईएलडी में स्टार्टिंग में नहीं तो आगे जाके अगर प्रोग्रेसिव आईएलडी है तो आपके शरीर में या ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, जो कि हमें 6 मिनट वॉक टेस्ट या फिर आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी की जांच के बाद पता चलता है। तो आपके डॉक्टर उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन लेने की एडवाइस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन आपको उस पे लगाना होगा। तो बेसिकली ये सारा एक ओवरव्यू मैंने आपको आईएलडीज के बारे में दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप आईएलडी से परेशान हैं और आप
आपको एक सही दिशा या गाइडेंस नहीं मिल पा रही है तो हमारे पास आए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी मदद करेंगे।